तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग 1950 से 1990 का पीरियड का इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उस समय जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की परिस्थिति थी वो कैसी थी, हमने इसकी प्रीवियस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ लिया। हमारा जो मेन जो सबसे बड़ा एक हथियार था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर हैंडीक्राफ्ट को, उसको बर्बाद कर दिया गया था, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था। एंड उसके अलावा हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए हमको चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। इसी प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम के तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखी गई थी। तो जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, वो था सर इंडस्ट्री को डेवलप करना। क्योंकि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं। जब प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने सोच लिया, प्राइमरी सेक्टर को डेवलपमेंट के बारे में हमने ले आया, अब हमारा दूसरा जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग था सर, वो था इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो इसीलिए जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उस 5 ईयर प्लान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर मतलब सोचा गया कि इंडस्ट्री को डेवलप करना जरूरी है। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज सर 5 ईयर प्लान का गोल था ना मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन का वो टारगेट या वो गोल तभी अचीव हो पाएगा जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे कंट्री में डेवलप हो जाएंगे। So that's why it was very important for the country to look into the industrial development. तो जैसे कि मैंने बोला, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी वजह से 5 ईयर प्लान जो था स्ट्रेस लॉट्स ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो बात मैंने अभी बताया उसी बात को मैंने अभी ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें ज़्यादा कोई चर्चा की विषय है नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट अभी चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है। ठीक है ना? चलिए देखिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले क्या देखें। सबसे पहली बात हम लोग ये देखें सर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर किसे कहा जाता है? आपको शायद याद होगा, ये बारे में हम लोग पहले चर्चा किया है। पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं सर? एनी सेक्टर दैट इज रन बाय गवर्नमेंट। कोई भी सेक्टर जिसका ओन, मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं सर? पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ये बात याद है या नहीं? ये बात याद है? Yes, yes, तो sir. अल्टीमेटली हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है ना? अल्टीमेटली हम इसको गवर्नमेंट के नाम से भी नामित कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी कंट्री में डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर मौजूद नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर उस चीज को टेक ओवर नहीं करना चाहता है, तो उस जगह पर पब्लिक सेक्टर खुद इन्वॉल्व होकर के सारे काम को करता है। ये हमने गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा, याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि सर इनकेस अगर कोई प्राइवेट सेक्टर किसी फील्ड में इन्वॉल्व होकर के किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट खुद उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी उठाता है। याद कीजिए, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट के पहले ही पॉइंट में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव। Yes, sir. तो ये जो कंसेप्ट है, ये साफ तौर पर ये समझा रहा है कि सर यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था आज़ादी के बाद। क्योंकि सर हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा नहीं था। हार्डली कुछ 1 या 2 इंडस्ट्रीज थे जो चल रहे थे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में थे। सर वो नॉर्मली टाटा इंडस्ट्रीज एक था जो सर उस समय भी चल रहा था। मैं आपको नाम बता देता हूँ, हार्डली वो इंडस्ट्रीज कौन कौन थे वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सर यहीं पर ही है, यस देखिए यहाँ पर दिया गया है, there were only 2 well managed iron and steel industries found, one in Jamshedpur and one is other in कोलकाता। मतलब बहुत ही फ्यू इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में चल रहे थे। मतलब इंडस्ट्री थे लेकिन होना नहीं होना एक ही बराबर था, उसकी जो नंबर थी बहुत ही कम थी। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मतलब कंट्रीज टू गो फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत जरूरी था, इसीलिए जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमने तरीका अपनाया, और पब्लिक सेक्टर ने बोला कि भैया जिम्मेदारी मैं लूंगा और ये सारे काम को मैं करूंगा। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि वाई दिस नीड, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट रोल खुद के सर पे लेने की जिम्मेदारी क्यों पड़ी?
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन नीड ऑफ लीडिंग रोल इन पब्लिक सेक्टर ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। उसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पब्लिक सेक्टर ने कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बेहतर करने, कंट्री की इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या नई तरीके को उसने इजाद किया, या क्या उसके पास में रीजन थे जिसकी वजह से खुद ही उसको फील्ड में उतरना पड़ा उस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है सर, देखो जो बात मैं बोलूंगा वो बात आप लोगों के लिए नया नहीं होगा सर। पहला पॉइंट बोलता है सर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, कैपिटल का मतलब किस बारे में बात हो रहे हैं सर? सर ये जो कैपिटल की बात हो रही है ना, ये फंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? फंड की। किसकी बात हो रही है? फंड की। यानी प्राइवेट सेक्टर के पास में खुद का फंड नहीं होता था जिससे कि अपने दम पे वो लोग इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। बहुत ही कम ही ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे कंट्री में उस समय मौजूद थे जो अपने दम पे इंडस्ट्री चला रहे थे, और वो लोगों को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, दे वर टाटाज एंड बिरलास। ये देखो, ये टर्म आप हमेशा याद रखिए। क्या बोला मैंने? रतन टाटा जैसा आप जानते हैं तो टाटा इंडस्ट्रीज की सीईओ हैं। उस समय जब वो टाटा इंडस्ट्री जब चल रहा था, जिसमें आप जानते हैं उनके जो दादाजी हैं टाटा, जमशेद सिंह टाटा, इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। तो ये टाटा इंडस्ट्री एंड बिरला के इंडस्ट्रीज जो हैं, ये इंडस्ट्रीज ही उस समय आज़ादी के बाद भी चल रहे थे, क्योंकि वो आज़ादी से पहले स्टार्ट किया गया था। तो आज़ादी से पहले भी स्टार्ट किया था, तो आज़ादी के बाद भी हमारे देश में चल रहे थे, लेकिन बहुत ही फ्यू इंडस्ट्रीज थे, बहुत ही कम थे। टाटाज एंड बिरलास की कुछ एक दो इंडस्ट्रीज चल रहे थे, अदरवाइज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो थे वो कोई इंडस्ट्री हमारे कंट्री में नहीं था। तो इसीलिए बहुत जरूरी बन गया कि सर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोई जब प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा है तो सर गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए अपने दम पे। बात समझ में आया क्या बोला मैं? इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, याद कीजिए, मैंने बोला था, याद कीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब किसी चीज को मैनेज करने का, किसी बिजनेस को चलाने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने कंधों पे ले लेता है तो उसे अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा इसको? तो क्या बोला जाता है पीएसयू इसको? क्या बोला था मैं सर? ये हम लोग सब गवर्नमेंट बजट में पढ़ चुके हैं, है ना? गवर्नमेंट मैनेज, क्या बोल सकते हैं इसको सर? गवर्नमेंट मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? somebody can confirm me बेटा? Yes, sir. मतलब Yes, sir. वो पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना फंड नहीं होता था कि वो अपने दम पे अपना इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये कि सर जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके लिए इनिशिएटिव, जो मतलब इनिशिएटिव बोलेंगे मतलब अपने तरफ से प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एनकरेजमेंट भी चाहिए ना। अरे देखो, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं अपने दम पे एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास पैसा है भी, ठीक है, लेकिन क्या मैं खाली पैसा बोल करके अपना बिजनेस सेटअप कर दूंगा क्या? मैं क्या देखूंगा सर, मैं जो बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ वो बिजनेस फ्रूटफुल होगा कि नहीं, आगे चल के उससे मेरा बेनिफिट होगा कि नहीं, उससे मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि नहीं, ये सब देखेगा कि नहीं? ये सब देखने के बाद ही तो प्रॉफिट अपना बिजनेस सेटअप करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात थी कि सर प्राइवेट सेक्टर जिनके पास में पैसा होता भी था वो लोग भी आगे नहीं आते थे कोई बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, बिकॉज उनके सामने में कोई एक ऐसा एनकरेजमेंट नजर नहीं आता था जिसके बेसिस पे मार्केट में सामान बना के उतारे। सर एनकरेजमेंट किस बात की सर? सर इंडस्ट्रियल गुड्स जो बन रहे हैं, ये इंडस्ट्री से जो सामान बन रहा है उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम थे, यानी डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स वाज वेरी लो। तो अगर डिमांड ही कम है तो सर हम इंडस्ट्री गुड्स बना करके मार्केट में क्यों अपना लॉस झेलें? सामान अगर मार्केट में हम उतारेंगे भी तो कोई खरीदने वाला तो लोग होगा नहीं, तो ज्यादातर लोग अगर खरीदेंगे ही तो हम सामान मार्केट में क्यों उतारें? और खासकर हमारे इंडियन मार्केट में जो साइज था वो बहुत ही छोटा था। किसका सर? इंडस्ट्रियल गुड्स का। सब लोग खादी कपड़ा इस्तेमाल करते थे सर, हैंडमेड आइटम इस्तेमाल करते थे, तो मशीनों की बनाई गई चीजों को, मशीनों को खरीदने के लिए लोगों के पास में इतना ज्यादा उस समय सोच नहीं आई थी। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर जिनके पास में पैसा है भी, जिनके पास में खुद का फंड है भी,
वो लोग भी अपना इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए 10 बार सोचते थे, और सोचते थे कि अगर सेटअप करेंगे तो कहाँ करेंगे जहां पर हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा। तो नॉर्मली ये इंसेंटिव्स के रिलेटेड, यानी प्राइवेट सेक्टर को कोई भी एनकरेजमेंट नहीं था अपने तरफ से कि आओ तुम इंडस्ट्री सेटअप करो और इंडस्ट्री सेटअप करने पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से भी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जिनके पास में पैसा था वो भी मेजर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे इंडिया के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? ये पॉइंट समझ में आया? सर लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब यही होता है कि लैक ऑफ एनकरेजमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज इन इंडिया। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पर आपको एनकरेजमेंट की बात याद रखनी है। यहाँ पर आपको एनकरेजमेंट, देखो यहाँ पर ये एनकरेजमेंट की बात है। नेक्स्ट, अब जैसे कि आप जानते हैं सर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपना फायदे के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फायदे के बारे में बात करता है, यानी विदाउट प्रॉफिट वो कोई चीज काम नहीं करेगा। यानी प्रायर मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या होता है? प्रायर मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? बोलिए। प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन 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 अगर वही काम को पब्लिक सेक्टर करता है तो उसका प्रायर मोटिव क्या बन जाता है? सर वेलफेयर। वेलफेयर। तो अब देखो सरकार के मन में ये भी बात था कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को कोई काम करने दूंगा तो ऐसा ना हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ ज्यादा प्राइस चार्ज करने लगे जिससे कि सोसाइटी का नुकसान हो जाए या सोसाइटी का भलाई ना हो पाए। इसी वजह से जो वेलफेयर का मकसद है वो पब्लिक सेक्टर ही फुलफिल कर पाएगा बोल करके भी जो इंडस्ट्री सेटअप करने की जिम्मेदारी थी वो किसके कंधों पे आ गई सर? वो इंडस्ट्री सेटअप करने की जिम्मेदारी सीधा सीधा गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के कंधों पे आ गई। सो दैट वाज द अनदर रीजन सर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही प्रायर मोटिव से कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसको प्रायर मोटिव में नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया क्या बोला मैं? बात समझ में आया क्या बोला मैं? तो दैट वाज द थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके वजह से कि पब्लिक सेक्टर को ही ये इंपॉर्टेंट रोल अपने कंधों पे लेना पड़ा ताकि ताकि ये चीज जो इंडस्ट्री हमारे कंट्री में डेवलप नहीं हो रखी है उसको डेवलप किया जा सके। क्लियर है? अच्छा, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बेटा इंडस्ट्री में चेंजेस लाना जरूरी था। इंडस्ट्री के डिफरेंट पॉलिसी को बदलना जरूरी था जो कि पहले चले आ रहे थे। उन पॉलिसी को बदलने के लिए 1956 में बेटा एक नया रिजोल्यूशन लाया गया। ये रिजोल्यूशन जो है एक प्रकार की नई पॉलिसी है जिस पॉलिसी को 1956 के बाद, डेफिनेटली देश आजाद होने के बाद ही बात कर रहे हैं सर, 1956 मतलब देश आजाद हो चुका था तब तक। तो देश आजाद होने के बाद इंडस्ट्री के पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए गए और वो पॉलिसी को 1956 में लागू किया गया और इसीलिए इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, इसके बारे में क्वेश्चन बन चुका है, पूछ लेता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में 1956 के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट करके रखेंगे सर, इसकी फीचर्स याद रखेंगे सर। 1956 में ऐसा क्या बदलाव किया गया इंडस्ट्रीज में जो कि हमारे देश में वो फायदेमंद हो पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ, दिमाग में रखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर 1956 में जब देश में ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई, इससे पहले भी एक पॉलिसी चल रही थी, याद रखिएगा 1956 से पहले भी हमारे देश में एक पॉलिसी चल रही थी, उसका नाम था सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। ये बात थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के बता रहा हूँ। 1948 ये इससे पहले की जो पॉलिसी थी वो कब बनी थी सर? आजादी के बाद ही बना था, लेकिन 1948 में बना था। ध्यान से सुनना क्या बोला मैं, 1948। लेकिन उस 1948 में जो पॉलिसी बनाई गई थी वो पॉलिसी उतना रिफाइन मोड में नहीं था, उतना अच्छे मोड में नहीं था, बस लागू कर दिया गया था। लेकिन 1956 में जो एक्चुअल में पॉलिसी में बदलाव किए गए वो बदलाव वाला पॉलिसी थोड़ा ज्यादा रिफाइंड था, ज्यादा बेहतर था। समझ में आया? तो याद रखिएगा सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन 1948 में भी एक आ चुका था। क्लियर है? क्लियर है सर, 1948 में भी एक पॉलिसी का रेजोल्यूशन आ चुका था और उसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई सर वो 1956 में आई। और आपको एक बात और भी बता देता हूँ सर, इसका नेक्स्ट पॉलिसी भी आ चुका है 1991, मतलब जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर वो 1991 का
रेजोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में बीच में और एक भी बदलाव हो चुका है, लेकिन मैं आपको जो आपकी सिलेबस के बेसिस पे बता रहा हूँ सर, 1948, 1956, 1991, तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस में बोल के बता रहा हूँ। तो आगे चल के इसके बारे में भी ऑफकोर्स डिस्कशन करेंगे। तो आगे चल के पहले ये देख लेते हैं सर इसकी नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन क्या है, देखो ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ सर। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक पहली लाई गई थी, और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन को क्या कर दिया गया सर, फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई फॉर द कंट्री 30 अप्रैल 1956, जो कि सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलीजन है, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर में एक बार बता चुका हूँ। समझ में आया? 1948 में पहला था, सबसे पहला, एंड उसके बाद 1956 में 30 अप्रैल 1956 में ये पॉलिसी जो थी दोबारा हुई। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए अब ये मानते हैं कि सर ये जो 1956 की रिजोल्यूशन आई या जो भी पॉलिसी बनाई गई, रिजोल्यूशन मतलब ये सोचिए बदलाव, एक नई बदलाव, ये जो पॉलिसी लाई गई, ये जो मकसद बनाया गया, ये मकसद किस हिसाब से बनाया गया 1956 में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है 1956। सर सबसे बड़ा बदलाव ये जो मैं भी आपको दिखाने वाला ये है। 1956 ने बोला कि जो इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलेंगे वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। मतलब इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और वो 3 जो नाम थे, वो नाम को उन्होंने बोला ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए को उन्होंने नाम दिया सर शेड्यूल ए, ग्रुप बी का नाम दिया उन्होंने शेड्यूल बी, और ग्रुप सी का नाम दिया उन्होंने सर ग्रुप शेड्यूल सी। यानी ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सवाल पैदा उठता है सर कि ग्रुप ए में कौन से आएंगे, ग्रुप बी में कौन से आएंगे, ग्रुप सी में कौन से आएंगे। ग्रुप का नाम हटा दीजिए, दिमाग में शेड्यूल नाम का वर्ड रखिए। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इस शेड्यूल ए बी सी में कौन कौन से इंडस्ट्री आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता, एग्जाम में क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए आ चुका है। अब क्योंकि हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एमसीक्यू, क्योंकि आपको पूछ देगा कि ग्रुप ए में यानी शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्री आते हैं और वो उसके नंबर्स कितने, कितने ठो जो इंडस्ट्रीज हैं वो शेड्यूल ए में आते हैं, ये आपको पूछ सकता है। इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर, शेड्यूल ए में कौन से इंडस्ट्री आते हैं। सर शेड्यूल ए की जब भी बात करेंगे ना सर, शेड्यूल ए में याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ वही इंडस्ट्री आएंगे जो कंप्लीटली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर होगा। यानी गवर्नमेंट जिसको पूरी तरीके से ओनरशिप रखा है, गवर्नमेंट जिसको पूरी तरीके से अपने दम पे चला रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में रखे जाएंगे, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उसका मालिक होगा। समझ में आया क्या बोला मैं? देखो लिखा है, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। बेटा ये स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, दिमाग में क्लियरली याद रखिए। यहाँ पर जो स्टेट नाम का वर्ड इस्तेमाल किया गया बेटा, ये स्टेट नाम का वर्ड का मतलब क्या है सर? अल्टीमेटली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सर, कितने इंडस्ट्रीज हमको इस कैटेगरी में रखे गए सर? उस समय 17 इंडस्ट्रीज। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, ये नंबर बहुत ही जरूरी है, आपको याद रखना। इसको तो बेटा बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कमिंग अंडर शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कितना है? 17 इंडस्ट्री। 17 इंडस्ट्रीज जो हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। आप 17 का 17 याद नहीं रखना बेटा, 17 इंडस्ट्रीज का नाम याद नहीं रखना है, कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है सर एग्जांपल में पहला बोलता है सर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज एंड शिपिंग। ये कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है, बोल सकता है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 which of the following industry comes under schedule A। यानी 4 ऑप्शन दे दिया गया होगा, उसमें 4 अलग इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए होंगे और बोलेगा इनमें से कोई एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि शेड्यूल ए के तहत आता है, उसको फाइंड आउट कीजिए।
तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा सर, ये कुछ जो इंडस्ट्रीज आपके सामने में नाम दिए गए, ये इंडस्ट्रीज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और इन्हीं में से अगर कोई एक आपको वहां पर लिस्ट में नजर आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए दूसरा शेड्यूल की तरफ चलते हैं। सर शेड्यूल बी क्या बोलता है? सर शेड्यूल बी मतलब जो दूसरा ग्रुप बनाया गया था जहां पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा रहे हैं, सर ये एक ऐसे ग्रुप हैं जहां पर कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली काम करें। मतलब यहां पर जो इंडस्ट्रीज आएंगे, यानी ये जो शेड्यूल बी के तहत जो इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, इसमें पब्लिक और प्राइवेट मिल के काम करेंगे। मतलब पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। शेड्यूल ए क्या बोल रहा था? सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे? सर शेड्यूल ए बोल रहा था सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा, ये ऐसे इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर चलाएगा। शेड्यूल बी क्या बोल रहा है? सर यहां पर वो इंडस्ट्रीज आएंगे जो कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होंगे, मिल के काम करेंगे। क्या करेंगे? मिल के काम करेंगे। और यहां पर वो कितने इंडस्ट्री आ रहे हैं सर? 12 इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। कितना इंडस्ट्री आ रहे हैं सर? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितने हैं? कितने हैं? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितने हो गए? 12। ये वो 12 इंडस्ट्री, नंबर याद रखिएगा, पहला केस में 17 था, दूसरा केस में 12 है सर। 12 इंडस्ट्रीज हैं जो कि शेड्यूल बी के तहत आएंगे, यानी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि कैसे चलेंगे, इसको कंबाइनली चलेंगे। यानी कुछ काम जो है वो आपको गवर्नमेंट करके दे देगा, बाकी का काम जो वो प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा। देखो लिखा है द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री सेटअप कर देगा एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना सहयोग देगा, यानी अपना हेल्प प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आया क्या बोला मैं? तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर, ये दोनों लोग मिल के इस जगह पे मिल के काम करना चालू कर दिए, इस इंडस्ट्रीज में मिल के काम करना चालू कर दिए। समझ में आया? अच्छा, इसमें हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रहे हैं सर? सर एल्यूमिनियम आ रहा है सर, अदर माइनिंग आ रहे हैं सर, मशीन टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ये वो इंडस्ट्रीज हैं सर जो कि शेड्यूल बी के तहत आते हैं, जहां पर कि 12 इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में गिना जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सर? स्टेप नंबर 3, यानी तीसरा जो शेड्यूल है सर, शेड्यूल सी। सर शेड्यूल सी बोलता है ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे। मतलब यहां पर कोई जॉइंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे। क्या बोला मैं? समझ में आया सर? बहुत आसान है, देखो ए बी सी तीन हुए। ए बोलता है पूरा पब्लिक सेक्टर, बी बोलता है पब्लिक प्राइवेट मिलके काम करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे एक दूसरे को, और तीसरा सी जिसमें पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर। बात समझ में आया? ए फॉर पब्लिक सेक्टर, कंप्लीटली फॉर गवर्नमेंट। बिट नंबर 2 क्या बोला सर? शेड्यूल बी बोलता है सर दोनों मिलके काम करेंगे। शेड्यूल 3 मतलब सी जो है वो क्या बोलता है सर? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है? दिस कंसिस्टेड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वेयर टू बी इन प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही इसको क्या करेगा? चलाएगा। क्लियर है? लेकिन बेटा प्राइवेट सेक्टर जब कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा, प्राइवेट सेक्टर कोई अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो ऐसे अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये उस समय रेस्ट्रिक्शन था। हम प्राइवेट सेक्टर को आजादी तो दिए हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के, लेकिन वो आजादी रेस्ट्रिक्टेड है। कैसा रेस्ट्रिक्टेड है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो एज ए प्राइवेट सेक्टर, तो बिफोर दैट यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब whatever business you are going to start doesn't matter, you have to take the license from the government. Without taking the license from the government, you can't start the organization. As a private sector, you can't start the organization. This is very important to understand बेटा। 1956 के बाद जब नई पॉलिसी रेजुलेशन आई, उसमें प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस चलाने का मौका तो मिला, लेकिन दैट जो मौका दिया गया है, जो अपॉर्चुनिटीज दी गई है, दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट था सर? एनी प्राइवेट इंडस्ट्री, एनी प्राइवेट सेक्टर वांट टू स्टार्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे नीड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो that industries were controlled by state through the system of licensing. बात समझ में आ गया? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस के जरिए कंट्रोल करेगा, और एवरी बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा था उस समय, उनको लाइसेंस लेना जरूरी था। क्लियर है? मतलब प्राइवेट सेक्टर को हमने तो करने को जिम्मेदारी तो दी, काम करने की आजादी दी है, लेकिन वो आजादी भी हमने उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो हमारे हाथों में, एज ए गवर्नमेंट हमारे हाथों में। हम उसको जब तक लाइसेंस नहीं देंगे,
स्टार्ट नहीं कर सकता। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था बेटा, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, यानी इतना आसानी से हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं थे ताकि वो अपने दम पे कोई इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में डर था बेटा। डर इस बात का भी था कि भैया हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही चीजों को संभाले, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक चीजों को संभालते रहेगा तब तक जो सोशल वेलफेयर है वो होते रहेगी। प्राइवेट अगर मैक्सिमम चीज को कवर अप करने लग गया तो अल्टीमेटली जो सोशल वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी, और जो जनरल पब्लिक है, लो इनकम ग्रुप है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी तो उनके लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तीन तीन चीजें समझ में आ गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत ही वेरी, मैं मतलब वेरी टू वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टू वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन आपको याद रखना। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ो। तीन चीजों को क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, वही सेम चीजों को यहाँ टेबल के जरिए बताया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ठीक है, नंबर कितना कितना याद रखना है, मैं बोला था ए में कितना है, बोला था ए में कितना इंडस्ट्री आ रहे हैं? 17, वेरी गुड बेटा, 17 इंडस्ट्री आ रहे हैं। नेक्स्ट, बी में कितने आ रहे हैं सर? बी में 12 आ रहे हैं। 12। तीसरा में कोई नाम नहीं है, बस खाली क्या बोला है सर, प्राइवेट सेक्टर ऑन करेगा, और उसके लिए भी लेकिन उसको क्या लेना पड़ेगा सर, उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तीन फीचर्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सर, ये जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस का सिस्टम लाया था ना, ये लाइसेंस का सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट बना दिया था, देखिए इंडस्ट्रीज को, मतलब कितना ज्यादा उनको कंट्रोल में ला दिया था। जब इंडस्ट्री की ये जो नई लाइसेंसिंग सिस्टम आई, वो लाइसेंसिंग सिस्टम का पहले मतलब क्या ये समझ रहे सर, लाइसेंस क्या होता है सर? अल्टीमेटली लाइसेंस एक परमिशन है। एक सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो सर क्या है, लाइसेंस एक क्या है, एक परमिशन। वो किस बात का परमिशन है? परमिशन इस बात का है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रहा है इस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए या इस काम को करने के लिए। तो वटेवर व्हेनेवर जब भी आप यहाँ पर लाइसेंस नाम का वर्ड कहीं भी सुनेंगे तब याद रख लीजिएगा उसका मतलब क्या होता है सर। उसका मतलब होता है सर रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो कहीं भी आप गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस ले रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो आपको लिख करके प्रिंट करके देता है ना लाइसेंस, इसकी वजह से आप उसको दिखाते हो सर हाँ देखिए मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दैट लाइसेंस मीन्स व्हाट? लाइसेंस मीन्स द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन। कोई अगर रिटन परमिशन कहीं भी है तो वो लाइसेंस है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं सर? सर हम इसमें बात कर रहे हैं सर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। तो ये लाइसेंसिंग कहाँ पर इस्तेमाल होगा? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिटन परमिशन मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस कब लेना पड़ता था, यानी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपको कब इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी जब आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। सर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है सर, नई इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर रहे हो, सेटअपिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो लाइसेंस लोगे। सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नया इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं लाइसेंस लो। प्राइवेट सेक्टर किसकी बात कर रहा हूँ? ये लाइसेंस लेने का टेंशन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को था, पब्लिक सेक्टर को नहीं था। गवर्नमेंट अपने आप को लाइसेंस देगा क्या? मैं इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट अपने आप को लाइसेंस देगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चालू कर देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर कोई चालू करना चाहता है दैट नीड्स टू बी टेकन, उसका जो है लाइसेंस लेना जरूरी पड़ जाता है, वो कंपलसरी था। तो वो लाइसेंस लेने के लिए क्या था सर? अगर आप नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एक बार एक लाइसेंस ले चुके हैं, एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, अब उसी इंडस्ट्रीज को आप थोड़ा और क्या करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो याद रखिए बेटा एक्सपांशन के लिए भी आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक जगह पे आपकी इंडस्ट्री चल रही है, अब वो जगह आपको कम पड़ने लगा तो आपने क्या किया, एक दूसरे जगह पर उसका एक ब्रांच खोलने की सोची। आप ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हो, ठीक है ना, लेकिन अलग से जगह पे ब्रांच या एक नया यूनिट सेटअप करने की बात की, तो बेटा उस केस में भी आपको अलग से फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी नया में तो आपने लिया ही था, लेकिन उसके बाद जब अगर आप अपने आप को एक्सपांड भी कर रहे हो, अपने आप को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हो, तो भी आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए देखो बिट नंबर 2 में बोला है, बिट नंबर 2 क्या बोलता है सर? सर एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी आपके पास में है, हो सकता है उसकी लाइसेंस भी आपके पास में हो, उसको एक्सपांड अगर आप कर रहे हो तो भी आपको सेपरेट लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लीजिए एक धंधा आप कर रहे थे, एक बिजनेस कर रहे थे,
और वो मान लीजिए आप उसको बंद करके कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आपको अलग से सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कोई भी आप चीज कीजिए प्राइवेट सेक्टर में अगर हो और आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि आइदर न्यू सेटअप हो, पुराने में एक्सपांशन हो, या पुराना बिजनेस को छोड़ करके नया बिजनेस अगर आप करने वाले हो, तो तीनों ही केसेस में आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कब कब हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये तीन चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा, टू बी रिमेंबर। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? सर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, अब यहाँ पर देखिए जो चीजें मैं आपको बोला वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक तुम गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले लेते बेटा, तुमको तो इंडस्ट्री चालू करने के लिए कोई भी परमिशन या इजाजत नहीं मिलेगी। कोई भी इंडस्ट्री विदाउट लाइसेंस गवर्नमेंट का चालू नहीं होगा। वही बात लिखा है, इसलिए मैं इसको और दोबारा बोल नहीं रहा हूँ, बस एक बार दिखा दिया। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि जैसे कि कुछ जगहों पर, कुछ बैकवर्ड एरियाज में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, बैकवर्ड एरियाज मतलब कैसे गांव एरिया, रूरल एरियाज में अगर आप अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो वैसे जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर हो, बैकवर्ड एरियाज में अपना इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हो, रूरल एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या कर देगा, ज्यादा छानबीन नहीं करके आपको बहुत जल्दी लाइसेंस दे देगा। तो ये एक पॉइंट था कि इट वॉज इजियर टू ऑब्टेन द लाइसेंस इन द इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। क्लियर है? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था सर, रीजनल इक्वालिटी। दो अलग अलग जगहों के बीच में डिफरेंसेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। अगर रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो भैया कहीं ना कहीं हमको डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, सरकार को हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसको जल्दी हम लोग लाइसेंस दे देते। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया? वही सेम चीज देखो 3 नंबर पॉइंट में भी लिखा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सर क्या बोलता है 3 नंबर पॉइंट? 3 नंबर पॉइंट बोलता है सर, लाइसेंस वॉज इवन नीडेड, लाइसेंस वाज इवन नीडेड इज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट टू एक्सपांड। अपने बिजनेस को खुद एक्सपांड अगर करना चाहे तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ अगर डाइवर्सिफाई भी कर रहा है तो भी उसको अपना लेना पड़ेगा एक नया लाइसेंस। इज इट क्लियर? इंडस्ट्री का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, मुझे इतना बता दें। इंडस्ट्री का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, मुझे इतना बता दें। मेनली इंडस्ट्रियल के अंदर में सर क्या रीजन था? सर पब्लिक सेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। क्यों? बिकॉज सर पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा नहीं था कि अपने दम पे चालू कर पाए। दूसरा, जिनके पास में पैसा था उनके लिए कोई एनकरेजमेंट नहीं था क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत कम था। तीसरा, सर अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वेलफेयर नहीं होगा सोसाइटी का बोल करके गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ी। 3 पॉइंट हमने पढ़ा सर रीजन के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 के तहत जो रेजोल्यूशन आई जिसमें बदलाव आया, और वो बदलाव में कैसे बदलाव आए सर, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या बोलता है? पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड होगा वो इंडस्ट्रीज, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज आएंगे। दूसरे इंडस्ट्रीज से क्या सर, शेड्यूल बी, जो कि एक प्रकार से बोलेंगे तो काम सेटअप करेगा गवर्नमेंट और उसको सप्लीमेंट करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर। तो ये हो गया 12 इंडस्ट्रीज इसमें आ गए। और तीसरा तो जो कि प्राइवेट सेक्टर चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विद सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लाइसेंस। वो लाइसेंस फिर जो था कैसे था सर, 3 चीजों के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती थी। नया सेटअप करेंगे तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग को एक्सपांड करेंगे तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड तीसरा अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं तो भी आपको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? जितना मैंने Yes, sir. इसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसके बाद वाला टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं आगे। वेरी Yes, sir. वेरी आसान है बेटा, बहुत आसान है, बस खाली समझना है। थ्योरी की तरह समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, देश जब आजाद हुआ ना, तो इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक बदलाव देखा गया, जो एक बहुत ही अच्छी चीज हुई फ्यूचर में चल के, वो थी क्या सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप।
नाम से पता चल रहा है एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जो कि छोटा हो। छोटा बोलने से साइज में, हाँ साइज में बोल सकते हैं, फंड के इन्वेस्टमेंट में बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर आप देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप सेटअप करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री सेटअप करने का क्या फायदा होता है बताइए। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा सर, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फायदे समझा, दो इंपॉर्टेंट फायदे समझा। इंडस्ट्री बड़ा हो या छोटा हो, इंडस्ट्री बड़ा हो या छोटा हो डजंट मैटर, लेकिन जब भी इंडस्ट्री सेटअप होता है सर दो फायदे हैं। पहला फायदा सर, पहली बात तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? क्या क्रिएट करता है बेटा? ये क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा सर? इंडस्ट्री बना मतलब लोगों को काम मिलेगा, आसपास के एरियाज में लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या? दूसरा सर, अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं तो सर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी मैं किसकी बात कर रहा था सर? शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो सर पहला क्या नाम था सर? SSI, तो बोलते बेटा SSI, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आई फॉर इंडस्ट्री, इसलिए मैं इंडस्ट्री लिख दिया। ये रीजन था बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मेन रीजन था, देखो कम खर्चे में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, और उस इंडस्ट्री का एक और बेनिफिट क्या है सर? इंडस्ट्री छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट कर रहा है सर हमारे लिए? सर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। देखो ज्यादा पैसा लगा करके अगर आप हैवी इंडस्ट्री सेटअप कर देते हो और मान लीजिए वो इंडस्ट्री नहीं चला, डूब गया, तो पैसा भी डूब जाएगा कि नहीं? मुझे बताइए, पैसा भी डूब जाएगा कि नहीं? पैसा भी डूब जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं छोटा बिजनेस स्टार्ट करूं और वो छोटा बिजनेस मान लीजिए चला या नहीं भी चला, डूब गया, तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा प्राइवेट बड़ा एक बिजनेस को स्टार्ट करके डुबाने में। इसीलिए लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस चालू हो जा रहा है तो हम 10 बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपया, ध्यान रखें, और 10 करोड़ में मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ध्यान सुना, 10 करोड़ में मैंने क्या बोला सर? वन बिजनेस की बात, ओनली वन। ठीक है, एक बिजनेस की बात की, या उसी 10 करोड़ में मैं बात कर रहा हूं सर 1-1 करोड़ का 10 बिजनेस, 1-1 करोड़ का 10 छोटा छोटा बिजनेस। बताइए कौन सा मुझे चूज करना चाहिए, 10 करोड़ का एक बिजनेस या 1-1 करोड़ का 10 बिजनेस? सर 1-1 करोड़ का 10 एक बिजनेस। करोड़ का 10 वेरी गुड। 1-1 करोड़ का अगर 10 बिजनेस कर रहा हूं तो 10 अलग जगह पे 10 अलग बिजनेस सेटअप कर पाया, और सेटअप करने के बाद क्या हुआ सर? 10 अलग जगह पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। और दूसरी बात, कम इन्वेस्टमेंट में किया हूं तो सारा बिजनेस तो डूबेगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई दो डूब भी गया तो कम से कम मेरे को बाकी जगहों से रिकवरी का ऑप्शन रहेगा। तो इसी वजह से छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करने की गवर्नमेंट की एक ऑब्जेक्टिव बनाएगी सर। बड़े इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं लगा करके, खासकर बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज में हम क्या करेंगे सर? छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, जहां की वहां के लोगों को काम भी मिलेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी, और साथ ही साथ कम इन्वेस्टमेंट भी काम हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब मैं आपको ये बता देता हूँ सर, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कितना फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, जब स्टार्ट हुआ था बेटा 1950 में, तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता था सर? 5 लाख रुपीज। कितना रुपये चाहिए होता था? 5 लाख रुपीज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक है तो उस इन्वेस्टमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता था। लेकिन आज उसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? अगर आज के टाइम में आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करते हो तो उसकी लिमिट कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी बिजनेस सेटअप करो, वो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट किए जाओ। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा?
क्लियर है? Yes, sir. एक्चुअल में ना ये अभी और बढ़ा दिया, एक्चुअल में इसको आई थिंक बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। एनीवे आपके सिलेबस में 1 करोड़ है तो हम 1 करोड़ ही देखेंगे, इसको बढ़ा करके अभी रिसेंटली जो नई चेंजेस आए हैं इंडस्ट्रीज में इसके बेसिस पे ये मतलब बढ़ा दिया। लेकिन ये सर इस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय ये रिसेंटली चेंजेस हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तो 1 करोड़ ही हम लोग अपने हिसाब से याद रखेंगे। मतलब पहले वो 5 लाख जो लगता था, पर लिमिट जो था, इन्वेस्टमेंट लिमिट था, वो अब यहाँ पर बढ़ा के क्या कर दिया गया है सर, बढ़ा के कर दिया गया 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वही बात जो मैंने बताया सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, पहली पॉइंट तो क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। हाँ सर, ये तो हम पढ़ लिए, इंडस्ट्री छोटा हो या बड़ा हो क्या करेगा सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोगों को काम दिलवाएगा। और दूसरा दूसरा अगर आप छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं, आप इनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बेटा बहुत जरूरी है कि जो इनके सामने में बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक प्रकार का प्रोटेक्शन बनाया जाए। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, इनके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, इनके पास में ज्यादा फंडिंग नहीं, तो ये लोग बड़े इंडस्ट्रीज के साथ compete नहीं कर पाएंगे, बड़े इंडस्ट्रीज के साथ compete नहीं कर पाएंगे। तो बड़े इंडस्ट्रीज के साथ compete करने के लिए इनके पास में फंडिंग नहीं है, और इसी वजह से सरकार को या गवर्नमेंट को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ा इसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन बना लिया। क्या, किस प्रकार का प्रोटेक्शन, जिससे कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ compete कर पाए। कैसे सर, जिसको अपन ने बोला सर, नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर बिग फार्म, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म। बड़े फार्म से छोटे फार्म को बचाना जरूरी है, क्योंकि भैया बड़े फार्म के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इसके टर्नओवर्स हैं, तो भैया वो छोटे फार्म को तो ऐसे कुचल के रख देंगे, अपना मार्केट में सामान उतार देंगे, तो ये लोग जो है बेच भी नहीं पाएंगे अपना सामान और नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए सरकार ने किया सर, क्या किया सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 2 फायदे दे दी। पहला बात क्या बोला सर, पहला बात ये बोला, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने बोल दिया जो प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगे वो गुड्स को या वो प्रोडक्ट को बिग इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। मतलब कुछ लिस्ट बना दिया गया गुड्स का, दैट वाज लिमिटेड टू दी यू कैन से द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनली। दैट मींस दैट प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन का जो रिजर्वेशन था, यानी जो उस चीज को प्रोड्यूस कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर बड़े इंडस्ट्री उस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मार्केट से कंपटीशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने अगर रिजर्वेशन कर दिया कि ये जो गुड्स हैं, ये जो सामान है, ये सिर्फ कौन बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं, यानी बड़े इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब बड़े इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो क्या मार्केट में कंपटीशन होगा, क्या मार्केट में कंपटीशन होगा, क्या बताइए, मार्केट में कंपटीशन होगा कि नहीं। तो बोलेंगे No, सर sir. वो भी Nice. बनाते, हम भी बनाते, तब सीधा मार्केट में कंपटीशन होता, दोनों के बीच में कंपटीशन होता कि कौन सामान बेच पाएगा, कौन सामान नहीं बेच पाएगा, ये कंपटीशन होता ना। हम तो सरकार बोला कि भैया प्राइवेट सेक्टर जो भी चीजें बना रहे हैं, स्मॉल हो और लार्ज हो, हमने क्या बोला सर, स्मॉल के लिए एक अलग पूरा लिस्ट बना दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पूरा अलग लिस्ट बना दिया गया। इनमें से जो जो सामान लिस्ट में चढ़े गए हैं, वो सामान सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बनाने की अनुमति नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो गया सर, यहाँ से जो कंपटीशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज था वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो। मतलब सिंपल सी बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामान मार्केट में आराम से बिक जाएंगे, बिकॉज उनको कंपीट करने वाला मार्केट में दूसरा कोई बंदा नहीं होगा। क्लियर है। और दूसरी बात, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खासकर रूरल एरियाज में सर सेटअप किए जाते थे, बैकवर्ड एरियाज में सेटअप किए जाते थे, इसके लिए सरकार उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेशन भी देता था। कंसेशन मतलब किसी चीज में छूट। किस प्रकार का छूट सर, बैंक में अगर आप बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। दूसरी बात क्या है सर, कुछ चीजों पर जैसे टैक्स जो देना पड़ता है, टैक्स में आपको छूट मिलेगी, टैक्स का कंसेशन मिलेगा। ठीक है ना, क्या बोला मैं सर, टैक्स में भी आपको क्या मिल रहा है सर, टैक्स में भी आपको क्या मिल रहा है सर, कंसेशन मिल रहा है। क्लियर है ना बेटा, बात समझ में आ रही क्या बोला मैं। Yes, sir. Yes, sir. अल्टीमेटली 2 चीजें हैं बेटा, 2 चीजें हैं यहाँ पर, टैक्स में भी आपको कम, देखो कम टैक्स पड़ रहा है, और दूसरी बात क्या बोला मैं सर, सर इंटरेस्ट रेट भी आपको कम पड़ रहा है। तो ये क्या सर, वेरियस कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोला सर,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, छोटा हो लेकिन लोगों को काम तो मिल रहा है। दूसरा क्या सर, बड़े फार्म से बचाने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने दो तरीके अपनाए। पहला तरीका का नाम क्या था सर, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर, उसमें कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया, किसके नाम पे सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे। मतलब ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना पाएंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बनाने की अनुमति नहीं है। जिससे क्या हुआ, मार्केट में जो कंपटीशन हो सकता था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, वो एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने टैक्स की कंसेशन भी लाई, टैक्स भी कम चार्ज किया। और इवन 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 बैंक से अगर आप लोन लेते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, तो उस लोन में भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। इज इट ओके बेटा? ये हो गया बेटा आज का हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म। Tell me pretty lies, look me in the